हम आपको 100 करोड़ रुपए का लोन दिला देंगे, तो पुलिस ऑफिसर क्या इस चीज को हैंडल कर पाते? नोट करो मेरी बात को, लॉ इज नॉट रेमेडी लेस, बशर्ते कि आपको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ने की नीयत होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। बस ऐसे ही मन कर रहा था कि मैं आज आपको एक स्टोरी के थ्रू कानून बताना चाहूं, और जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक वही होगा एस्टोपल का। बट आज की वीडियो के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि कानून को आप जब तक लिंक करके नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप कानून की आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। और लिंक कैसे करना है, जब तक आप प्रिंसिपल्स याद नहीं रखेंगे कॉन्सेप्ट के पीछे का, तब तक आपको लिंक करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। एक रियल केस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, और केस ऐसा है, केस है चीटिंग का। और ये चीटिंग है लगभग 5 करोड़ रुपए की, अच्छी खासी चीटिंग है। इस केस के फैक्ट ये हैं कि एक कंप्लेनेंट है जिसका कोई अच्छा खासा काम था, उसने लोन लिया हुआ था बैंक से, बट लोन को रीपे नहीं करने के कारण इसका अकाउंट एनपीए हो गया था, नॉन परफॉर्मिंग असेट। अब जब नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है तो इसकी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में भी छपती है। लेकिन एक गैंग काम करता है दोस्तों, जो केवल ऐसे ही लोगों की इंफॉर्मेशन चाहता है जिनके अकाउंट एनपीए हो रखे हो, वो इजीली उनको न्यूज़पेपर से मिल जाता है। इन लोगों को वो गैंग अब अप्रोच करता है, क्योंकि एक देखिए, हर चीटिंग के पीछे, आप दुनिया की कोई चीटिंग उठा लो, उस चीटिंग के पीछे कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट काम करता है, साइकोलॉजी काम करता है। चाहे आप पुराने जमाने की ट्रेडिशनल चीटिंग ले लो, चाहे आज के जमाने का साइबर फ्रॉड ले लो, हर जगह वही साइकोलॉजी काम करती है जो पहले काम करती थी। एनपीए अकाउंट अगर है किसी का, लोन को रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, कर्जा फाइनली, अगर साधारण शब्दों में कहूं तो उसका कर्जा इतना हो गया है कि वो पे नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता होगी। यही तो कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट कहता है। तो ऐसे लोगों को ये ग्रुप अप्रोच करता है और उनको कहता है कि हम आपको एक अच्छा खासा लोन दिला सकते हैं, और कम इंटरेस्ट पर दिला सकते हैं, और कम से कम डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता पड़ेगी, लगभग ना के बराबर डॉक्यूमेंटेशन होगी। और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर आपको ये कह दिया जाए कि हम आपको एक अच्छा खासा अमाउंट लोन दिला देंगे और डॉक्यूमेंटेशन भी आपसे कम लेंगे, तो आप रेडी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको सिक्योरिटी के नाम पे कुछ देना ही नहीं है। आपकी जो ऑलरेडी एसेट थी, वो तो पहले बैंक के पास रखी हुई है एसेट, वो तो आप दोबारा कहीं मॉर्गेज कर नहीं सकते, तो आपके पास एक्चुअल में कुछ है भी नहीं। तो यही चाहिए विक्टिम को, जिसकी प्रॉपर्टी और जिसका अकाउंट ऑलरेडी एनपीए हो रखा है। तो ऐसे ही इस कंप्लेनेंट को ये गैंग अप्रोच करता है और कहता है कि हम आपको 100 करोड़ रुपए का लोन दिला देंगे, जिसमें से आप अपना जो पहले बैंक का अमाउंट है, आप उसे पे कर देना, और आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी। सिंपल छोटे से एक दो एग्रीमेंट बनेंगे, कुछ स्टैम्प पेपर्स खरीदे जाएंगे, और जब हम 100 करोड़ जब आपको दे देंगे, तो आप अपना पहला अमाउंट रीपे कर देना, और अपनी प्रॉपर्टी को आप मॉर्गेज से रिलीज करा लेना, मॉर्गेज फ्री करा लेना। तो किस आदमी को ये प्रपोजल पसंद नहीं आ जाएगा? इन लाला जी को भी ये प्रपोजल पसंद आ गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें 100 करोड़ का लोन दिला दीजिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, 100 करोड़ का लोन जो मिलेगा, वो आपको, हमारे जो बॉस हैं, वो एक पर्टिकुलर, एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, मैं उस ट्रस्ट का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा था कि इस ट्रस्ट में ये जो हमारे बॉस हैं, ये वहां पर एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इनकी बहुत अच्छी अप्रोच है उस ट्रस्ट में, और उस ट्रस्ट से हम आपको 100 करोड़ का लोन दिला देंगे। लेकिन एक कंडीशन होगी। कंडीशन ये है कि 100 करोड़ पर 5 करोड़ रुपए आपको एडवांस में हमें देना पड़ेगा, जिस 5 करोड़ रुपए में हमारा कमीशन भी शामिल होगा, और उसी 5 करोड़ में जो डॉक्यूमेंटेशंस होंगी, उनकी फीस होगी,
एडवोकेट की फीस होगी, जो स्टैम्प पेपर खरीदे जाएंगे उनकी फीस। तो 5 करोड़ आप हमें एडवांस में दे देंगे क्योंकि लोन आपको मिला और उसके बाद अगर आपने नहीं दिया तो फिर हम क्या करेंगे? तो शुरू में ये व्यक्ति लाला जी तैयार नहीं थे, बट वो गैंग ऐसा होता है दोस्तों कि वो गैंग एक व्यक्ति किसी दूसरे से मिलवाता है, वो दूसरा फिर उनके माइंड को वॉश करता है, किसी तीसरे से मिलवाते हैं, तीसरा अलग तरीके से माइंड को वॉश करता है। फाइनली बॉस के पास लेकर जाते हैं गुजरात में। अब जब गुजरात में उस बॉस के घर लेकर जाते हैं लाला जी को, अपने साथ में ये एक दो अपने रिलेटिव को भी लेकर जाते हैं, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी लेकर जाते हैं। और जब उसके घर में गए लाला जी, तो लाला जी की आंखें फटी की फटी। इतना बड़ा, इतना आलीशान कोठी, महल, उसके अंदर रखी हुई मूर्तियां, ऐसे लग रहा है जैसे सोने की हैं, चांदी की हैं। ना बड़ा देख के लाला जी को लगा भाई मैं तो बड़े अच्छे घर में आ गया हूं, मेरी तो आज सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। वो बंदा सामने एकदम स्वामी जी बन के बैठे हुए। सब लोग जो चेले चपाटे होते हैं वो जाके पैरों में पड़ते हैं, पैरों को छूते हैं, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी। अब लाला जी ने भी पैर छू लिए, स्वामी जी कल्याण करो हमारा। स्वामी जी ने कहा ठीक है बच्चा, आपका कल्याण हो जाएगा। इन्होंने शर्त बता दी होंगी बच्चों ने आपको, आप वो शर्त पूरा कर दीजिए और आपको 100 करोड़ का लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। बात इतने तरीके से करी स्वामी जी ने कि इन लाला जी को विश्वास आ गया। तो इन लाला जी ने क्या किया, इन लाला जी ने, इनके पास था 3 करोड़ 75 लाख, 3.75 करोड़ अमाउंट इनके पास कहीं किसी बैंक अकाउंट में पड़ा था। तो इन्होंने वो पैसा उन स्वामी जी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया एज ए कमीशन, और वो जो डॉक्यूमेंटेशन की फीस थी। अब बच जाता है 1.25 करोड़ रुपए। तो लाला जी ने जैसे ही 3.25 करोड़ दिया तो लाला जी बोले कुछ प्रोसेस तो शुरू कराओ, मैंने इतना पैसा तो दे ही दिया है आपको। तो स्वामी जी के चेले और उनकी टीम पूरी कहती है कि आप ना फटाफट से ना करो ना, ये जो 1.25 करोड़ ही तो बचा है, आप इसको पूरा करो। जिस दिन आप ये पूरा करेंगे उसके अगले दिन आपके अकाउंट में 100 करोड़ क्रेडिट हो जाएगा, वो पर्टिकुलर ट्रस्ट के अकाउंट से आएगा। अब यहाँ पर स्वामी जी को एक प्रॉब्लम हो गई कि स्वामी जी ने देखा कि उनके पर्सनल अकाउंट में इतना बड़ा अमाउंट आया है, 3 करोड़ 75 लाख। तो स्वामी जी ने बोला लाला जी को कि लाला जी इतना बड़ा अमाउंट मेरे अकाउंट में आया है तो मुझे शो करना पड़ेगा कि ये पैसा आया कहां से, और मुझे इनकम टैक्स रिटर्न में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं कि एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, और उस एग्रीमेंट में लिख लेता हूं कि लाला जी आपने मुझे ये 3 करोड़ 75 लाख रुपए का लोन दिया है स्वामी जी। तो लाला जी बोले जी बात तो ऐसी नहीं है, मैंने तो कमीशन दिया है। और बोले ठीक है आपका कमीशन ही रहेगा, मैं तो सिर्फ एक इनकम टैक्स में दिखाने के लिए, शो करने के लिए एक ये डॉक्यूमेंट बना रहा हूं, कभी जरूरत पड़ी तो ठीक है, अदरवाइज तो यूज भी नहीं करना मुझे। फाइनली लाला जी को उन्होंने कन्विंस कर लिया और कहा कि एक स्टैम्प पेपर पे बस 4 लाइन लिखेंगे हम कि आपने मुझे ये अमाउंट एज ए लोन दिया है, मैं इसका प्रयोग कर लूंगा इनकम टैक्स में। तो लाला जी ने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन कर दिया, एक तरफ स्वामी जी ने साइन किए, एक तरफ लाला जी ने साइन। अब लाला स्वामी जी की टीम पड़ी लाला जी के पीछे कि लाला जी बाकी पैसा दो ना, जल्दी से तैयार है, उधर तो 100 करोड़ आपके अकाउंट में जिस दिन आप पैसा दोगे 100 करोड़ क्यों, अब जब आपने 4.25 करोड़ दे ही दिए तो 1.25 करोड़ के चक्कर में क्यों 100 करोड़ को छोड़ रहे हो आप। तो लाला जी भी इंतजार कर रहे थे कि कैसे मेरे पास 100 करोड़ आए। तो लाला जी ने कैश लिया कहीं से, किसी से उधार, ज्वेलरी ली अपना, गोल्ड, सिल्वर, ये सब लेके लगभग 1.25 करोड़ का अमाउंट इस तरीके से लाला जी ने उन चीटर्स को पे कर दिया। और उन्होंने कहा ठीक है लाला जी आपका अमाउंट पूरा हो गया है, आप फॉर्मेलिटी के लिए कल गुजरात आ जाओ और कल ही आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब लाला जी को तो रात भर नींद भी नहीं आई कि अब तो बस मेरे दिन अच्छे आने वाले हैं, 100 करोड़ कल मिलेगा
दिन निकला, लाला जी गुजरात पहुंचे, उन चेलों के घर पे पहुंचे, तो कोई चेला नहीं मिला। स्वामी जी ने फोन किए, जो फोन दे रखे थे, फोन भी सारे स्विच ऑफ। तो लाला जी ने कोशिश की स्वामी जी के घर पे जाने की, तो स्वामी जी के घर पे मिले उनके गार्ड्स। गार्ड्स ने घर के अंदर नहीं जाने दिया। अब लाला जी बड़े परेशान कि ये क्या हो गया, मेरा तो सारा जो पहले से ही मेरा घाटे में चल रहा था, मैं एनपीए हो रखा था मेरा अकाउंट, जो बचा कुचा पैसा था स्वामी जी और स्वामी जी के चेले ले गए। फाइनली लाला जी ने पूरी कोशिश की उन लोगों से मिलने की, बट उसके बाद कभी भी लाला जी को ये लोग नहीं मिले। फाइनली लाला जी ने एक इंफॉर्मेशन दी पुलिस को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनकी टीम के कुछ वो गैंग के लीडर, गैंग के जो चेले थे स्वामी जी के, वो पकड़े गए। थोड़ा बहुत पैसा वापस हुआ। फाइनली स्वामी जी भी इसमें पकड़े गए। अब मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं, ये तो थे फैक्ट्स इस केस के, बट अब आपको मैं लॉ दिखाना चाहता हूं कि लॉ किस तरीके से एक्ट करता है, किस तरीके से आपको समझना है। प्रिंसिपल्स आप जरूर ध्यान रखना कि जो मैं सीरीज पढ़ा रहा हूं अभी एस्टोपल की आपको, ये किस तरीके से वर्क करेगी। अब जब इसमें स्वामी जी पकड़े गए थे, तो स्वामी जी इतने बड़े चीटर थे कि उनको पता था कि उनको एक दिन तो पकड़ा जाना है। इसीलिए उन्होंने प्लानिंग करी थी कि वो एग्रीमेंट एक बना लिया था, ये शो करने के लिए कि मैंने कोई चीटिंग करके ये पैसा नहीं लिया है। मैंने तो लाला जी के साथ एग्रीमेंट किया था कि ये मैंने लोन लिया है, और लोन लेना और उसको रीपे नहीं कर पाना, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं, ये सिविल मैटर है। सिविल में रिकवरी के लिए सूट डाल लेंगे लाला जी। लेकिन लाला जी को भी पता था कि जब व्यक्ति मिल ही नहीं रहा है तो सूट डाल के करेंगे क्या। फाइनली जब स्वामी जी अरेस्ट हुए, उनका मैटर जब आर्गुमेंट पर आया, तो वो स्वामी जी ने अपना एक वो एग्रीमेंट जो लाला जी के साथ साइन कर लिया था, वो कोर्ट को शो किया, और ये कहा कि देखिए जज साहब, पुलिस तो रिकवरी एजेंट की तरह काम कर रही है। एक सीनियर एडवोकेट थे स्वामी जी की तरफ से, अच्छी खासी फीस थी उनकी, तो सीनियर एडवोकेट साहब ने बहुत अच्छे से केस को रिप्रेजेंट किया, जबकि उसमें क्लियर कट ये दिखाई दे रहा था कि चीटिंग कर रहे हैं, बट फिर भी सीनियर होने के नाते जिस तरीके से उन्होंने केस को रिप्रेजेंट किया, तो एक बार को तो ये लगा था कि हाँ, लाला जी तो गए कहां से, स्वामी जी जीत गए। और सो ये किया कि पुलिस ने जो शोर मचाया हुआ है कि ये व्यक्ति चीटिंग करता है, चीटिंग कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, कि साहब आपके सामने पुलिस ने ये डॉक्यूमेंट शो नहीं किया है, एग्रीमेंट को दिखाया कोर्ट को, ये डॉक्यूमेंट शो नहीं किया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाया, क्योंकि सीनियर एडवोकेट थे तो उनको लॉ की अच्छी जानकारी थी। उन्हें पता था कि किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को अगर आप प्रूव करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट को प्रूव करना चाहते हो, तो सेक्शन 59 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहती है कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो किया और बोले देखिए लाला जी के बीच में और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, और मैंने ये पैसा लोन पे लिया हुआ है, इसमें चीटिंग कहां से आ गई। अगर लाला जी की पेमेंट नहीं हो पाई लोन की, मेरे मैं ऐसी सिचुएशन बन गई मेरे साथ, तो लाला जी को तो रिकवरी में जाना चाहिए था। ये लाला जी ने क्रिमिनल केस क्यों करा दिया। लाला जी और पुलिस मिले हुए और रिकवरी कराने के लिए, और ये सब प्रोपेगेंडा इन्होंने रच दिया है। अब जज साहब को भी बात समझ में आ गई कि जब एक एग्रीमेंट है कि ये लोन लिया था लाला जी से इस व्यक्ति ने, तो अब ये चीटिंग कहां से हो गई। और चीटिंग का इंग्रेडिएंट क्या होते हैं दोस्तों, मैं एक लाइन में आपको पहले चीटिंग बता देता हूं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। एक व्यक्ति, सपोज यहां स्वामी जी ले लेते हैं, स्वामी जी ने लाला जी को कुछ भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन स्वामी जी ये जानते हैं
कि मैं जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं ये सच नहीं है। इट मीन्स नॉलेज आई सबसे पहले। स्वामी जी को नॉलेज है कि मैं जो लाला जी को बोल रहा हूं ये सच नहीं है। अगली बात, बोल किस लिए रहा हूं? बोलने के पीछे का पर्पज ये है, इंटेंशनली ये चाहते हैं लाला जी कि मेरी बोली हुई, सॉरी, ये स्वामी जी चाहते हैं, इंटेंशन है उनकी कि लाला जी मेरी कही हुई बात पर विश्वास कर ले। ध्यान देना, मैं जो एस्टोपल पढ़ा रहा हूं उसको भी, और जो मैं चीटिंग का अभी आपको तरीका बता रहा हूं, देखिए लेमैन भाषा में इतनी कंप्लीट डेफिनेशन चीटिंग की बता रहा हूं दोस्तों मैं, कि अगर आपने ये भी रट लिया तो आप कभी भी चीटिंग के मामले में कंफ्यूज नहीं हो। स्वामी जी ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया ये जानते हुए लाला जी को कि मैं जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं ये सच नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दो, इंटेंशनली रिप्रेजेंटेशन चाहते, इंटेंशनली चाहते ये है स्वामी जी कि लाला जी इसको सच मान लें और सच मान के एक्ट कर दें जैसा मैं चाह रहा हूं। अगेन एस्टोपल, सच मानकर एक्ट कर दें। और एक्ट क्या कर दें कि स्वामी जी चाहते हैं कि वो 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दे दे मेरी बातों को सबको मानकर लाला जी। अब लाला जी के पाले में गेंद आ गई। लाला जी ने उनके रिप्रेजेंटेशन को सच मान लिया, अर्थात लाला जी धोखे में आ गए, डिसीट कर दिया गया लाला जी को। अब जैसे ही धोखे में आए तो अब वो बार बार इंड्यूस कर रहा है, इंटेंशनली इंड्यूस कर रहा है, जानते हुए इंड्यूस कर रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर भी कह रहा है कि क्यों आप 1.25 करोड़ बचाए हुए, 1.25 करोड़ फटाफट से दो ना, कल कोई आपके अकाउंट में 100 करोड़ आ जाएगा। इंड्यूस कर रहा है फटाफट से प्रॉपर्टी देने के लिए। इसी तरीके से 3,75,00,000 रुपए को भी इंड्यूस करके लिया था। इंड्यूस किया कि प्रॉपर्टी डिलीवर करो। अब इस इंड्यूसमेंट के अंडर आकर लाला जी ने प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी। ये तो हो गई जो पुरानी 420 हुआ करती थी 318 बीएनएस आज की। तो ये है चीटिंग। तो अब ये कहा सीनियर एडवोकेट साहब ने जज साहब से कि सर देखिए इसमें कोई चीटिंग नहीं बनती है, ये केवल एक सिविल मैटर है, रिकवरी का मैटर है, कंप्लेनेंट को लाला जी को रिकवरी सूट फाइल करना चाहिए। तो अब जज साहब का क्वेश्चन आता है, पुलिस से जज साहब ने पूछा कि हाँ भाई ये क्या है जी, जब एक एग्रीमेंट है तो आपने क्रिमिनल क्यों बना दिया? तो पुलिस का जवाब था दोस्तों, उन्होंने कहा कि सर हमारे पास 161 के स्टेटमेंट्स हैं और वो 161 की स्टेटमेंट जो आज की डेट में दोस्तों 180 बीएनएस है, बीएनएसएस है 180। और वो 161 के स्टेटमेंट कहते हैं कि ये जो अमाउंट लिया गया था ये अमाउंट कमीशन के तौर पर लिया गया था। वो डॉक्यूमेंटेशन की फीस ली गई थी, वकील की फीस ली गई थी, स्टैम्प पेपर की ड्यूटी ली गई थी, ये लोन नहीं था। जो दिखाया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ एक्चुअल में ऐसा नहीं था, बल्कि ये तो दूसरी चीज थी। 161 के स्टेटमेंट ये कहते हैं, इसलिए क्रिमिनल केस रजिस्टर किया गया है। अब मैं आपको ये रोकना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए और ये बताना चाहूंगा कि यहां पर आपको दो कंट्रेरी बातें दिखाई दे रही होंगी। एक तरफ है एक डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो अमाउंट दिया गया था ये तो लोन का अमाउंट था। दूसरी तरफ एक वर्जन आ रहा है उसी व्यक्ति का। देखिए इसमें जब एग्रीमेंट लाला जी ने शो किया, सॉरी एग्रीमेंट जब स्वामी जी ने शो किया है तो इट मीन स्वामी जी ने एडमिट कर लिया कि ये मेरा स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ एविडेंस से शो किया जा रहा है कि स्वामी जी का एक और स्टेटमेंट था, जो कमीशन के लिए पैसा था, जो स्टैंप ड्यूटी के लिए पैसा था, वकील साहब की फीस थी, डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहां पर स्वामी जी के दो स्टेटमेंट हैं और दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं। तो जब जब कंट्राडिक्शन आए तो मैं बार बार क्या कह रहा हूं आपका माइंड कहां जाना चाहिए? एस्टोपल पर जाना चाहिए। और एस्टोपल जनरली सुन लेना दोस्तों कि सिविल में ही यूज होता है, ये ध्यान रखना। क्रिमिनल में कब होता है थोड़ा सा हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे लेटर ऑन, पर अभी इतना सा आप माइंड में बैठा के रखिए। तो
आपका माइंड कहां जाना चाहिए? एस्टोपल पे, क्योंकि दो कंट्राडिक्टरी बातें आ रही हैं। हालांकि पुलिस ऑफिसर ने उसको बड़े अच्छे से टैकल किया, क्योंकि जैसे ही 161 स्टेटमेंट की बात कही पुलिस ऑफिसर ने, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने जज साहब को, तो सीनियर एडवोकेट साहब ने उनकी बात को पकड़ लिया और कहा कि जज साहब कि देखिए सेक्शन 91 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और नाउ सेक्शन 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहती है कि अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट बना था, अगर कोई एक ग्रांट डॉक्यूमेंटेशन में थी या कोई अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आ गई थी, तो अब उसी डॉक्यूमेंट से प्रूव किया जाएगा, उस डॉक्यूमेंट के लिए कोई ओरल एविडेंस नहीं आ सकता। अब इन्हीं दोनों पार्टीज के बीच में स्वामी जी एंड लाला जी, चीटर साहब स्वामी जी एंड लाला जी विक्टिम, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बना है। जब डॉक्यूमेंट में उतर गई बातें, तो अब इसके लिए ओरल एविडेंस एक्सक्लूडेड है, सेक्शन 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहती है। तो जज साहब को बिल्कुल बात समझ में आ गई कि हाँ, बात तो यही है। अगेन गेंद पुलिस के पाले में आई, तो अगेन पुलिस ऑफिसर ने हैंडल किया, समझदार पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है सर, कि अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो फिर उसके लिए मैं ओरल एविडेंस नहीं दे सकता, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जिसके लिए हम कह रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में भी आना चाहिए। उन्होंने कहा है ना, ये रहा स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ, दोनों के साइन भी हैं, दोनों की बातें करा। सर ठीक है, 4 लाइन लिखी हुई है कि लाला जी ने 4.25 करोड़ रुपए स्वामी जी को एज ए लोन दिया है, तो लाला जी ने तो पैसे दे दिए, लेकिन इसमें सर कहीं नहीं लिखा गया कि कितने इंटरेस्ट रेट पर दिया गया है, कितने दिन में ये वापस किया जाएगा, और वापस नहीं किया गया तो इसकी रेमेडी क्या होगी। इसके बाद में बहुत सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी चाहिए, और वो बातें अगर नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। इसके अंदर कोई भी एक टर्म एंड कंडीशन नहीं लिखी हुई है। और जो सेक्शन 94 बात करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में ओरल एविडेंस नहीं दी जा सकती। पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो ये डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट भी हो तो उसके केवल और केवल टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए ओरल एविडेंस नहीं दी जा सकती है, बाकी सारी बातों के लिए ओरल एविडेंस दी जा सकती है। तो पर्टिकुलरली इस मैटर में, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है ये डॉक्यूमेंट, जैसे ये साहब कॉन्ट्रैक्ट बता रहे हैं, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर सेक्शन 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू 91 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एप्लीकेबल ही नहीं होती है। इट मींस ओरल एविडेंस एक्सक्लूडेड नहीं होगी। इट मींस 161 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 180 बीएनएसएस के जो स्टेटमेंट में दिखा रहा हूं, जिनकी वैल्यू है, ये पढ़े जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा जाए। अब जज साहब के समझ में आ गई। फाइनली यहां पर बैकफुट पे आना पड़ा वो सीनियर एडवोकेट साहब को, बट यहां से मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डालना चाहता हूं इस एक्चुअल सिचुएशन में, कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन डालना चाहता हूं। देखिए, यहां तक ठीक है कि उन्होंने ये एक जो ऐसा एग्रीमेंट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आता था, तो शो कर पाए पुलिस ऑफिसर। अब मैं मान लेता हूं कि इस एग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी होती, सपोज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, लाला, जब एक व्यक्ति इतनी बात लिखवा सकता है कि ये मैंने लोन पे लिया है 4.25 करोड़ रुपए, तो बाकी चीजें भी लिखवा सकता है कि मैं 1% के रेट से ले रहा हूं, जब देना ही नहीं है तो देना ही नहीं है उसको। अब वो लिखवा देगा उसमें कि 1% के इंटरेस्ट पर ले रहा हूं, 2 महीने बाद, 4 महीने, 10 महीने बाद मैं आपको वापस कर दूंगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी, मैं रीपे नहीं कर पाया तो जो रेट से ये होगा, सो एंड सो, जो भी उसमें टर्म कंडीशन आनी चाहिए थी, अगर सपोज वो भी होती, तो पुलिस ऑफिसर क्या इस चीज को हैंडल कर पाते? तो मुझे लगता है कि हैंडल वो उस समय नहीं कर पाते। बट मेरा क्वेश्चन है, क्या आप हैंडल कर सकते हो?
अगर आप कर सकते हो इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को, अगर आप हैंडल कर सकते हो, अगर आप प्रैक्टिसिंग काउंसिल हैं या आप अच्छे व्यूअर हैं मेरी वीडियोस के, और अगर आप प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हैं, तो आप थोड़ा-सा माइंड अप्लाई कीजिए और इसका आप जवाब कमेंट पे दीजिए। आज की वीडियो में मैं इसका जवाब नहीं देने वाला। दोस्तों ऐसी ही स्टोरीज़, ऐसे ही क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और इसमें कहीं न कहीं थ्योरी भी इन्वॉल्व है। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग ये एग्जांपल्स हैं, मैं ऐसे और बहुत सारे आप लोगों को दूँगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो लाइक कर दीजिए, हाइप करिए, कमेंट करके आप इसका आंसर ज़रूर दीजिए। आपको नहीं समझ में आता है तो भी आप कमेंट करके बताइए। आप थोड़ा आप थोड़ा इसमें माइंड तो अप्लाई कीजिए। जो आपको समझ में आ रहा है एटलीस्ट वो कमेंट करके बताइए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका जवाब दूँगा। और जवाब बिल्कुल लॉजिकल होगा और आप कहेंगे वाह! मज़ा आ गया जी। ऐसे भी हैंडल होता है। हाँ, ऐसे भी हैंडल होता है। लॉ रेमेडी लेस नहीं होता। नोट करो मेरी बात को, लॉ इज़ नॉट रेमेडी लेस। बशर्ते कि आपको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ने की नीयत होनी चाहिए। आपको हर बात की रेमेडी लॉ में मिल जाएगी। वो ये हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट में रेमेडी ना मिले, आपको अपीलेट कोर्ट में जाना पड़े। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े। तो जाएँगे, अगर हमें आता है लॉ पढ़ना, लॉ को समझाना, एक्सप्लेन करना, तो जाएँगे जहाँ भी जाना पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? जितना ऊपर जाएँगे हमारा नाम भी उतना ही बड़ा होगा। क्यों? होगा या नहीं होगा? आप कमेंट करके बताइए ज़रा। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।